सो आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रोविजन एंड कंटीजेंसी की चैप्टर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 182, ठीक है। इसमें ज़्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन ही रहते हैं, कम ही न्यूमेरिकल रहता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द थ्योरी इन फॉर दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 182 नंबर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ प्रोविजन रिक्वायर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद IAS 37 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। ओके, सो फर्स्ट क्या कहता है, a retail outlet has a policy of providing refund over and above the statutory requirement to do so. This policy is well published and customers have used of this facility in the past. Okay. सो हम लोग को ये बताना है, ये दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, इसमें से कौन से के लिए प्रोविज़न रखना पड़ेगा, कौन से के लिए हम लोग को प्रोविज़न नहीं रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक रिटेल आउटलेट ने एक पॉलिसी बनाया कि रिफ़ंड प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये पॉलिसी इज़ वेल पब्लिसाइड एंड कस्टमर हैव यूज ऑफ दिस फैसिलिटी इन द पास्ट। इसका मतलब ये लाइक एक कस्टमर पे कंस्ट्रक्टिव टाइप का, वो क्या बोलते हैं, अगर पास्ट जैसे अब कोई आप लोग कंपनी ऑफर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अगर पास्ट में प्रोवाइड की है, अगर कस्टमर ने क्लेम किया है तो आगे अगर कर रही है तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है, सो प्रोविजन इसमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड में बोलते हैं, कस्टमर हैज़ मेड ए लीगल क्लेम अगेंस्ट an entity and claiming that faulty goods sold to them caused damage to their property. Entity lawyers have advised that the claim will possibly succeed and if it does, compensation of 10,000 will be payable. सो कस्टमर ने एक लीगल क्लेम एक एंटिटी के अगेंस्ट किया, क्लेमिंग कि उसने फॉल्टी गुड सोल्ड किया उसको, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। और एंटिटी के जिस पे मतलब लाइक केस हुआ था, उसके लॉयर ने भी ये एडवाइस किया कि क्लेम पॉसिबली सक्सीड होगा, ठीक है। हम लोग के चार केसेस थे, एक वर्चुअल सर्टेन, एक था प्रोबेबल, फिर एक था पॉसिबल, एक रिमोट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में वर्चुअल सर्टेन है एंड प्रोबेबल है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। in case of possible we only disclose and in case of remote we used to ignore, ठीक है। तो ये पॉसिबल का केस है, सो वी हैव टू डिस्क्लोज ओनली, नो नीड टू प्रोवाइड प्रोविजन, सो प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 183, which of the following statement about requirement relating to IAS 37 provision and contingent liability and contingent assets are correct? A contingent asset should be disclosed by note if an inflow of economic benefit is probable. अब कंटीजेंट एसेट के केस में क्या होता है, उसमें भी चार केसेस होते हैं, वर्चुअली सर्टेन एंड प्रोबेबल, पॉसिबल एंड रिमोट। इसके परसेंटेज भी है, वो परसेंटेज फिक्स नहीं है, बस एक क्राइटेरिया रखा गया है। यू कैन लुक इन द बुक ऑफ का प्लान, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि शायद मोर देन 91 और कि 95% है आपका वर्चुअली सर्टेन, मोर देन 50% प्रोबेबल एंड मोर देन 5 to 50% आपका पॉसिबल एंड लेस देन 5% दैट इज़ योर रिमोट। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये बुक में दिया हुआ है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं, अगर परसेंटेज दिया है तो। अगर बोल दिया है लाइक प्रोबेबल, पॉसिबल या वर्चुअल सर्टेन, तो उसके लिए भी उसमें एक टेबल है बुक में, आप लोग वो लर्न जरूर कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इस पर। सो कंटीजेंट एसेट में भी चार केसेस होते हैं, एक वर्चुअली सर्टेन के केस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आई मीन सॉरी रिकॉग्नाइज करते हैं। इन द केस ऑफ प्रोबेबल वी यूज टू डिस्क्लोज एंड इन केस ऑफ पॉसिबल एज वेल एज रिमोट वी यूज टू इग्नोर। मतलब कंटीजेंट एसेट उस केस में हम लोग ना ही डिस्क्लोज करते हैं, ना ही प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये कौन सा केस है, प्रोबेबल केस है। इट मीन्स हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा, एंड फर्स्ट ऑप्शन वही बोल रहा है आपका, इट मीन्स इट इज़ करेक्ट, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड इफ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज राइजिंग इज रिमोट। रिमोट के केस में क्या करते हैं, ना ही डिस्क्लोज करते हैं, ना ही रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। सो नाउ 3 नंबर क्या कहता है, कंटीजेंट एसेट मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एन इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट इज वर्चुअली सर्टेन टू अराइज। ये भी करेक्ट है। हम लोग वर्चुअल सर्टेन जब तक नहीं होता है, हम लोग कंटीजेंट एसेट को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है।
So 184. The following item need to be considered in finalizing the financial statement of Q company. Okay, Q company give warranty on its product. Q company statistics show that about 5% of sales give rise to warranty claim. See, in case of वारंटी में आपको प्रोविजन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. सो अगर ऑप्शन देखोगे 1 तो हमारा आंसर है, तो 1 यहाँ ए में है, एक सी में है. इट मीन्स ए और सी में से कोई एक हमारा आंसर है. सो नाउ स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. वो कहता है Q company has guaranteed the overdraft of another entity and the likelihood of liability arising under the guarantee is asset as a possible. So possible के केस में हम लोग contingent liability में क्या करते हैं, we only disclose. So disclose होगा सिर्फ टू हमारा आंसर, ये हमारा ए हमारा आंसर होगा. ठीक है. So 185 number. Which of the following statement relating to the requirement of IAS 37 provision contingent liability and contingent assets is correct? Okay. Contingent asset must always be recognized and accounted for the financial statement. क्या हम लोग हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं? नहीं. We only recognize in the case of a virtually certain. So हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा. सो बी क्या कहता है, कंटीजेंट एसेट मस्ट ऑलवेज बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑलवेज नहीं डिस्क्लोज करते, वी ओनली डिस्क्लोज इन अ केस ऑफ ए प्रोबेबल. सो ये भी हमारा गलत होगा. अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता, मे डिस्क्लोज हो तो मतलब होता तो हम लोग करेक्ट मानते हैं, बट यहाँ ऑलवेज बोला है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है. So option C, contingent liability must always be disclosed in a notes to financial statement if it is regarded as possible. Yes, this is the correct. ये हमारा आंसर होगा. हम लोग पॉसिबल के केस में contingent liability को डिस्क्लोज करते हैं. सो डी क्या कहता है, कंटीजेंट लायबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी डिस्क्लोज इन द नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट रिगार्डेड एज ए प्रोबेबल. सो प्रोबेबल के केस में हम लोग प्रोवाइड ही करते हैं, हम लोग रिकॉग्नाइज ही करते हैं. सो हम लोग डिस्क्लोज किस केस में करते हैं, पॉसिबल के केस में. सो हमारा डी करेक्ट नहीं है, ओनली सी इज करेक्ट एंड दैट इज आवर आंसर. सो 186 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 37 provision contingent liability and contingent assets is correct? A contingent asset must be recognized and accounted for in the financial statement if it is regarded एज प्रोबेबल. सो कंटीजेंट एसेट प्रोबेबल केस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं. रिकॉग्नाइज किस केस में करते हैं हम लोग, वर्चुअली सर्टेन केस. सो हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. सो बी क्या कहता है, कंटीजेंट एसेट मस्ट नेवर बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियस बी रिकॉग्नाइज इन द केस ऑफ ए वर्चुअली सर्टेन. सो ये भी हमारा गलत है. सो सी क्या कहता है, contingent liability must either be recognized and accounted for in a financial statement or disclosed in the notes to the financial statement. Must either be recognized and accounted for in a fine. हम लोग इग्नोर भी करते हैं. हम लोग या इस सेंटेंस में ये कह रहा है, हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम लोग डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है कि नहीं. सो लेकिन हम लोग तो रिमोट के केस में इग्नोर भी तो करते हैं, वो तो यहाँ पे बता नहीं रहा है. सो ये हमारा गलत है. सो डी क्या कहता है, कंटीजेंट लायबिलिटी मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस. एग्जैक्टली, अंडर कुछ सर्कमस्टांस लाइक इन द केस ऑफ रिमोट वी हम लोग ना रिकॉग्नाइज करते, ना ही हम लोग डिस्क्लोज करते हैं. सो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज डी. Which of the following statements are correct in relation to provision and liabilities? Okay, a provision will always be classified as falling due for payment within the 12 month of reporting date, whereas liability may be classified either as a current or non-current liability. See, क्या है ना, प्रोविज़न हमारा 12 मंथ के अंदर ड्यू नहीं आ सकता है, 12 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है. तो सो ये हमारा ऑप्शन यहीं पे गलत होता है. वेदर लायबिलिटी हमारा आइदर करंट हो सकता है, नॉन करंट, तो ये भी सही है, लेकिन हमारा प्रोविज़न 12 मंथ के अंदर ड्यू नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है. इट मे बी द नॉन करंट लायबिलिटी, बुक में भी सेंटेंस लिखा है. सो ये हमारा गलत है. सो 2 नंबर, ए प्रोविज़न रिक्वायर्ड जजमेंट and estimation to quantify the amount and date of the payment, whereas a liability is normally capable of precise calculation and the date of payment can be determined. Yes, ये हमारा सही है, क्योंकि प्रोविज़न हम करने के लिए हम लोग एक जजमेंट चाहिए, एक एस्टिमेशन करना चाहिए, तभी तो प्रोविज़न होगा. अगर उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो नहीं हो रहा है एंड एस्टिमेशन नहीं हो रहा है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाएगा. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. एंड थर्ड क्या कहता है, प्रोविजन मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी एंड बट इट इज सब्जेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एग्जैक्ट अमाउंट और डेट ऑफ द फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट. एग्जैक्टली, प्रोविजन में अनसर्टेनिटी अमाउंट का वो होता है एंड टाइमिंग का. सो ये हमारा
ऑप्शन करेक्ट है 2 and 3, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। 180 क्या कहता है, Driller company undertake oil and gas exploration activity. One of the conditions of operating license is that driller must make a good any damage caused to the local environment as a result of exploration activities. As at the date year end 31st August 2004, driller company estimated that cost of rectifying damage already caused at current exploration site at 5 million, and at that date the driller company estimated that the cost of rectifying expected future damage at the current exploration site at an additional 20 million. Driller company also estimated that all the current exploration site will operate until 2007 or beyond that date. सो अब ये लास्ट लाइन की वजह से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और इस ईयर का उसको 5 मिलियन का ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग इस ईयर में सिर्फ 5 मिलियन ही दिखाएंगे। सो हमारा इस ये अगर ये दोनों क्राइटेरिया करते हैं तो हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 189. Recently, user of a new perfume have suffered a blistering of the skin along with a considerable pain and discomfort. And following investigation by the manufacturer, Fleur company, it appears that the product contamination occurred due to the blistering process, which was performed by the bottler Fleur company. Which is performed by the bottler, and Fleur legal company representative have advised it that it is probable that customer will make a valid compensation claiming total 3 million, and it is probable Fleur company will able to successfully counter claim against the bottler for the same amount. So how this information may be reported in the financial statement of Fleur company for the year in 31st August 2004. Okay, so customer ने उस पर क्लेम किया, तो क्लेम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एडवाइस किया कंपनी को कि डैट वो प्रोबेबल है, सो कि कस्टमर एक वैलिड कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, वो भी 3 मिलियन का। एंड तो कस्टमर क्लेम कर सकते हैं, इट मीन्स कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोबेबल केस है। प्रोबेबल में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो 3 मिलियन प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरा ये कहता है, ये भी प्रोबेबल है कि फ्लोरो कंपनी जिससे वो बॉटल खरीदता है, बॉटल जो उसके कारण हुआ है, तो वो उससे क्लेम करके वो भी पैसा वो ले सकता है, एंड उसका भी के चांसेस प्रोबेबल है। उस केस में हम लोग ये हमारा कंटीजेंट एसेट हो गया। तो कंटीजेंट एसेट में प्रोबेबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। सो वी विल प्रोवाइड 3 मिलियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोज व्हाट इज द अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सो यही हमारा ऑप्शन होगा। 1 बाई 1 पढ़ते हैं। There should be provision of 3 million only recognized in the statement of financial position। नहीं, ये तो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट हमारा कंटीजेंट एसेट का है जो कि हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, सो ये उसमें बोला नहीं गया है, सो ये नहीं होगा ऑप्शन। There should be provision and asset of each of 3 million recognized in the statement of financial position। कंटीजेंट एसेट का अमाउंट नहीं बोला गया है, सो ये देयर शुड बी प्रोविजन एंड एसेट ईच ऑफ 3 मिलियन रिकॉग्नाइज, सॉरी कंटीजेंट अमाउंट का अमाउंट पता है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम लोग डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ, तो ये भी गलत हो गया। नो प्रोविजन और एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज टू अमाउंट कैंसिल इच अदर, ये भी गलत है। हम लोग एक प्रोवाइड करेंगे, एक हम लोग एक रिकॉग्नाइज करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी को, एंड कंटीजेंट एसेट को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं बोल रहा है। सो हमारा ऑप्शन डी ही सिर्फ करेक्ट आंसर होगा जो बोल रहा है देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर 3 मिलियन in the statement of financial position and a disclosure note only to deal with a contingent asset of the amount which may be recovered from the bottler, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो 190 इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चर वैक्यूम क्लीनर एंड अलाउ कस्टमर 3 months from the date of purchase to return cleaner if they are dissatisfied with the product for any reason। At 31st May 2008, Electro included a provision of 10,000 in the financial statement relating to the expected return of the cleaner which had been sold before the year ended. At 31st May 2009, Electro estimated that the amount of provision should be now changed to 13,000। इट मीन्स हमारा प्रोविजन अब इंक्रीज हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, 3,000 से। तो प्रोविजन को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग कहाँ पे इसको P&L में दिखाते हैं। P&L में कहाँ जाके दिखाएंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस जाएगा। सो प्रॉफिट और लॉस डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस बढ़ना है मतलब डेबिट, तो प्रॉफिट और लॉस 3,000 एंड प्रोविजन 3,000 करेंगे, जो हमारा ऑप्शन 3 है, सी है।
सो 191 क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर इन 30 April 2007 Doolittle experienced a number of difficulty with the employees. On 1 April 2007 Doolittle dismissed an employee and subsequently received a notice of a claim for unfair dismissal amounting to 50,000. Another employee suffered personal injury on 30 March 2007 while operating machine at work. On 30 May, Doolittle received a notice of a claim from that employee for compensation of 100,000, and Doolittle legal representative have advised that the claim for unfair dismissal will be probable successful and result in compensation award of 50,000 to the employee. They will also advise that the compensation claim for injury suffered is regarded as possible but not probable, and that compensation will be payable if in the event that compensation was payable for personal injury suffered amount was 100,000 is reliable estimate. How should this information should be accounted in the financial statement of Doolittle for the year in 30 April 2007? Okay, so first हमारा ईयर इन कब हो रहा है 30 अप्रैल 2007 को, और 1 अप्रैल मतलब ईयर इन से पहले बिफोर रिपोर्टिंग डेट आप लोग आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, उसमें और जाके ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. सो नाउ 1 अप्रैल को डूलिटल कंपनी ने एक एम्प्लॉय को डिसमिस किया, निकाल दिया, और सब्सिक्वेंटली मतलब कि कुछ दिन बाद उसको नोटिस मिला अनफेयर डिसमिसल का, इसका अमाउंट था 50,000. और दूसरा एक एम्प्लॉय था जो 30 मार्च 2007 में ही उसी साल उसको मतलब लाइक पर्सनल इंजरी हुई मशीन में ऑपरेटिंग करते वक्त, तो उसको 30 मई को डूलिटल को उसका नोटिस आया कि एम्प्लॉय को हम लोग को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा, डेट इज ऑफ 100,000 अमाउंट. और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डूलिटल के कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एडवाइस किया कि जो हम लोग अनफेयर डिसमिसल किए थे उसका लाइक सक्सेसफुल होने का चांस प्रोबेबल है, ठीक है, और कंपनसेशन हम लोग को 50,000 तो एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा. अब हम लोग को देखो यहाँ पे एस्टिमेट क्लियर है, ठीक है, और कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रोबेबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, वी रिकॉग्नाइज. तो यहाँ पे हम लोग 50,000 हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है. अब उसके बाद जो दूसरा केस है जिसमें पर्सनल इंजरी एम्प्लॉय को हुआ है मशीन ऑपरेटिंग करते वक्त, उसके लिए उसके लीगल एडवाइजर ने एडवाइस किया कि उसका पॉसिबल है बट नॉट प्रोबेबल है, ठीक है. तो पॉसिबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, है कि नहीं. तो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे जो दूसरा वाला केस है हमारा. सो अब यही ऑप्शन हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है. एक में प्रोवाइड करना है 50,000 का, रिकॉग्नाइज करना है एज ए प्रोविजन, दूसरा हम लोग को डिस्क्लोज करना है एज ए 100,000. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 50,000 ओनली. ये एक पार्ट का बोला, बाकी पार्ट का तो बोला ही नहीं कि डिस्क्लोज भी करना है, ये गलत है. सो बी क्या कहता है, provision should be recognized in the financial statement for 50,000, okay, plus a disclosure note included of a possible compensation payment relating to the personal injury claim. Exactly, यही हमारा ऑप्शन है. इसमें बोल रहा है कि प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा एज वेल एज 100,000 का हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बाकी हमारा गलत है क्योंकि सी बोल रहा है कि प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 150,000, तो हम ये दोनों को ऐड कर रहा है. एक केस में हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करना है 100,000 का और सिर्फ 50,000 हम लोग को प्रोवाइड करना है एज ए प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये हमारा गलत है. डी बोल रहा है प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 150,000 एंड ए डिस्क्लोजर नोट शुड बी पॉसिबल कंपनसेशन पेमेंट रिलेटिंग टू द पर्सनल इंजरी क्लेम. हम लोग सिर्फ प्रोवाइड करेंगे 50,000, यहाँ पे दोनों को ऐड करके बोल रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है. सो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. और गाइज आप लोग को कोई भी चैप्टर में डाउट आ रही है तो एक टेलीग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ उस ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो थैंक यू.